नए कमर जो मार्केट में आ रहे हैं उन्हें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उस पर थोड़ा सा गाइड कीजिए। जिस भी चीज़ में मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ एक होमवर्क तो करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा अल्टीमेटली लोग काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। और वो पैसा कमा करके मैं उसको ऐसे ही उड़ा दूँ, उसके लिए थोड़ा तो एफर्ट डालना चाहिए सभी का। एटलीस्ट आई शुड नॉट बी अ चैम्पियन, बट आई शुड बी अवेयर हाउ टू यूज़ इट। 5 पैसा के साथ आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और 5 पैसा ने मतलब आपको क्या क्या सिखाया? वी आर क्लियरली फोकस्ड ऑन मेकिंग इट एज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडर्स। 4-5 पॉइंट्स की क्विक चेकलिस्ट कि भाई ये पॉइंट्स देख लो, फंडामेंटल में आप एक फिल्टर बना पाओगे अच्छे स्टॉक्स का। दोस्तों स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉडकास्ट करे जहाँ पर कभी हम कुछ स्क्रीन पे सीखते हैं, कभी हम साइकोलॉजी का सीखते हैं, कभी हम टेक्निकल, कभी फंडामेंटल, मार्केट से रिलेटेड इधर उधर बहुत कुछ सीखते हैं। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो कि हेड ऑफ रेवेन्यू है 5 पैसा के। हाय सर, वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच विभोर, आपका एनर्जी देख के मेरे को भी एनर्जी मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच एंड बट मैं मतलब हम लोग बहुत कुछ सीखने तो वाले ही हैं आज आपसे, बट मैं उसमें ये भी जानूंगा कि आपकी ये जो जर्नी रही है अलोंग विद मार्केट्स, फिर 5 पैसा के साथ एज अ इंडिविजुअल ट्रेडर बोला जाए या इन्वेस्टर, कि मतलब आप भी कुछ ना कुछ डेली नया सीखते ही होंगे और वही आप अपनी टीम को पास ऑन करते होंगे, 5 पैसा की टीम को या जो आसपास है। और एक सवाल तो डेफिनेटली जब आप किसी पार्टी में जाते होंगे, यार क्या खरीदूं कि ये बताओ, काफ़ी सारे डाउट्स आते होंगे। तो आई होप ये सब आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। ज़रूर ज़रूर, बट एक दो डिस्क्लेमर। आई थिंक जो भी, अगर इफ़ इन केस मैं कुछ स्टॉक का अगर भूले भटके मैं बता भी दूं, तो डोंट टेक इट, डू योर ड्यू डिलिजेंस रिसर्च, बिकॉज आई एम नॉट अ सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो ये एक चीज़ डिस्क्लेमर है। मैं कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल टर्म्स में अपने एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स। एंड आपने बिल्कुल सही बोला है, एक जो ये जो जर्नी है ना, इन्वेस्टमेंट जर्नी, इट्स लाइक स्टॉक मार्केट का जो अप्स डाउन होता है ना, सो एवरीवन। और इसको मैं कोरिलेट करना चाहूँगा एक साइकिल सीखने से। जब कोई साइकिल सीखना चालू करता है तो वो गिरता है, पड़ता है, फिर वो सीखना चालू करता है। जब वो सीखता है तो बहुत स्पीड में भागने की कोशिश करता है। सो इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही है। बट अल्टीमेटली इफ यू रियलाइज ओवर द ईयर्स, जो डिसिप्लिन अगर चाहिए और आप वो डिसिप्लिन को कायदे से आप करते रहोगे, सो एक ही चीज़ जो मैं बोलूँ इन अ नटशेल, कि एक सही तरीका स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने का कंसिस्टेंटली, तो इट्स डिसिप्लिन। बाकी सारा कुछ इसके इर्द गिर्द घूमेगा। मैं अपनी जर्नी की अगर शुरुआत में बताऊं तो मैंने भी बहुत कुछ गिरते पड़ते सीखा है। सो मैं जब ज्वाइन किया था, सो आई स्टार्टेड माय जर्नी विथ इंडिया बुल्स इन ओके। 2004। 4, बाप रे, यस। इट्स ऑलमोस्ट 20-21 ईयर्स। एंड तो वो बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। एंड मार्केट्स, आपको लगता होगा कि वो उस वक्त बुल फेज में था, बट जब मैं चेन्नई में, मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग चेन्नई में था, तो जिस दिन मेरा ऑफिस में कदम पड़ा था, सो मार्केट ने लोअर सर्किट लगाया था। बीजेपी गवर्नमेंट उस वक्त फॉल हो गई थी, और सो मार्केट जो था वो लोअर सर्किट था। सो आप इमेजिन करिए, तो मेरे तो उस वक्त समझ ही नहीं था कि आखिर मार्केट क्या है। और फिर जब रियलाइज़ हुआ कि बहुत लोगों को बहुत नुकसान लग रहा है, बट देन फिर जो बुल फेज जब चालू हुआ, और फिर मैं जब क्लाइंट जो बहुत सारे हमारे आए, उनसे इंटरेक्शन चालू हुई, फिर मेरा अपना नॉलेज का अपना जर्नी चालू हुआ, उसमें फिर मैं रियलाइज़ करना चाहूँगा, अरे ये तो पैसा भी बनता है। और होता क्या है, इनिशियली जब कोई न्यू ज्वाइनिंग होता है तो बहुत सारे उसके अपने दोस्त के साथ कहीं घूमना फिरना हो गया, जो एक्सपेंसेस होते हैं, आप वैसा सोचते नहीं हो कि वो इन्वेस्टमेंट भी करना है। क्योंकि हाइंडसाइड में अगर मैं अभी सोचूं कि काश मैं उस वक्त इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया रहता, विद अ सर्टन इवन एफडी भी किया रहता, तभी मेरा एक डिसेंट कॉर्पस बन जाता। बट लाइफ इसी तरह का होता है। बट द ट्रिक इज़ कि आप जितनी जल्दी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी कितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हैं ना डिसिप्लिन वे। इवन कोई न्यू ज्वाइनी है, इवन 10,000 रुपये का सैलरी है, मैं तो उनके लिए भी ये बोलूँगा कि आप एक डेडिकेटेड पोर्शन, मे बी 10%, 20%, 30% आप सेविंग के लिए डेडिकेट कर दीजिए। 500-700 हज़ार रुपए डालने ही डालना छोटा है। अमाउंट भी आप डालिए। सबसे पहला बेसिक तो ये मैंने सीख लिया। ठीक है। जब आप वो डाल देते हैं और ये एक डिसिप्लिन जब आप करते हैं 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर आपका फर्दर लर्निंग आता है कि आपका एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, किस फंड में या किस स्टॉक में लगाऊं, वो उसके बाद की जर्नी है। और ये सब आप रिलेट कर पाओगे एक साइकिल चलाने की तरह से ही, कि मैं सिर्फ एफडी ही करूं। बट एफडी करना भी कंसिस्टेंटली कितने लोग करते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट कितने लोग करते हैं? बहुत ही कम। अगर आप देखें स्टॉक, डायरेक्टली स्टॉक में एक्सपोजर, अगेन बहुत ही रिस्की हो सकता है। यूनिटेक, आई रिमेंबर कि वो जब 550 का जब 5-6 रुपये आ जाता है तो क्या बीतता है लोगों पे।
सो ये सब 2-3 चीज़ों के बारे में मैं डेफिनेटली बात करना चाहूँगा। और ओवर द ईयर्स जो मैंने जो सीखा है, उसका एक क्रक्स, एक निचोड़ अगर मैं बोलूँ, तो आप इंडेक्स का भी अगर आप रेप्लिका अपने पोर्टफोलियो के बना सकते हो, और जिसमें मैं बोलूँगा आप इंडेक्स फंड्स में जा सकते हैं। आप निफ्टी 20 हो गया है निफ्टी कुछ भी। 20 हो गया, जी हाँ। और उसके अलावा ईटीएफ्स भी आ गए हैं अभी। राइट। सो उसमें भी आप सर्टेन एक स्लोली एंड ग्रेजुअली, पहला है डिसिप्लिन, कि मैं एक सर्टेन पोर्शन एलोकेट करूंगा टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फिर मैं उसको डिसिप्लिन डालूंगा कि मैं इसको चाहे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में करूँ या थ्रू म्यूचुअल फंड में जाऊँ। उसके बाद जब आप थोड़ा सा और एक लेवल जाओगे आगे, तो फिर आपका एसेट एलोकेशन में आएगा और फर्दर कि मैं डेट में भी जाऊँ क्या, कुछ और मैं रिस्क कितना मैं ले सकता हूँ। तो यस, तो इसमें क्या होता है कि आपका जितने इस दुनिया में आदमी है, सभी का नेचर अलग है, सभी का रहन सहन अलग है, जो रिस्क एपिटाइट है और जो अपब्रिंगिंग है, सबका एक कॉकटेल सबके लिए अलग होता है। जो चीज़ आपको सही लगता हो सकता है मुझे ना लगता हो, आपको जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है हो सकता है मेरे लिए वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल। और जितने लोग हैं उतनी ही अलग। बट अल्टीमेटली द ट्रिक इज कि आप अपने हिसाब से अपने आप को आप पहले असेस करिए कि आपका नेचर किस तरह का है, राइट। क्या आप रिस्क थोड़ा ले सकते हो क्या। उस रिस्क में भी आपको अल्टीमेटली सब कोई बोलते तो है कि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल, राइट। बट पैसा वही बनाते हैं जो एक्चुअली इसको फॉलो करते हैं। दैट इज ये बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत डिफिकल्ट है। डेफिनेटली। और ये सभी को, और ये इट्स अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी, और आप धीरे धीरे सीखते हैं। द आइडिया इज कि आप जो 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 डिफिकल्टीज आती है, जो चैलेंजेस है, आप उससे कैसे उभर पाओ, अपने स्ट्रेंथ्स को आप और कैसे निखारो, और ये जो इश्यूज और जो आपको लॉसेस लगने की संभावना इसमें ज़्यादा है, आप उसको कैसे अवॉइड करो, कम से कम करो। तो एक दो मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा अपने जर्नी का, शुरुआत का। तो मेरे को समझ तो आ गया था क्योंकि मैं एक्सपोज था स्टॉक मार्केट में, और ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड वगैरह भी काफ़ी उस वक्त चालू हो गया था। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 2005 में 6,000 रुपये और दो SIP चालू किया था, Okay. HDFC का मिड कैप फंड। ओके। सो और वो 2-3 साल मैंने किया और अच्छा रिटर्न भी आया। फिर एक कॉर्पस एक्यूमुलेट होना चालू हुआ, 2-2.5 लाख रुपए जैसे ही पहुंचा, वो तो मेरे को लगा कि नहीं अब तो कुछ मेरे को खरीदना पड़ेगा। पैसा हो गया, वाह बन गया है, तो रिटर्न भी आ रहा अच्छा। मैंने उसे तुड़ा लिया। अब वो तुड़ा लिया, वो पैसा तो गया। उसके बाद और भी छोटे छोटे मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए, वो भी मैंने तुड़ा लिया। सो इफेक्टिवली और मेरी शादी हुई 2007 में। तो जब मेरी शादी हुई, फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार मेरी तो सेविंग ही नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने वो जो पैसा सेव किया था सभी कुछ ना कुछ खरीद के इधर उधर, सो वो फोकस नहीं था मेरा। बट हाँ, जब शादी होती है तो मेरा तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस ये है कि शादी के बाद वो ट्रैक पे आना जिसको बोलते हैं ना, कि वो एक कॉर्पस भी होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मैं अगर गाइड कर रहा हूँ किसी को, तो मेरे को वो समझ भी होनी चाहिए और डिसिप्लिन मुझ में भी आनी चाहिए। राइट। तो वो थोड़ा सीरियसनेस के साथ मैं अपने खुद के फाइनेंशियल्स को भी मैनेज करना चालू किया। राइट। एंड ऑब्वियसली नथिंग लाइक रीडिंग गुड बुक्स। तो उसमें बहुत सारे कुछ एक बुक्स मैं भी अपने दर्शकों को बताऊंगा, विच आई थिंक एवरीवन शुड, और खास करके जो इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करते हैं उनको तो डेफिनेटली रीड करनी चाहिए। बट तो एक चीज़ तो मैंने ये बताया। दूसरा बड़ा झटका जो मेरे को था वो था 2008 का क्रैश। सो जो न्यू अभी जो आजकल जिनकी फाइनेंशियल जर्नी अभी पिछले 3-4 साल में स्टार्ट हुई है, उन्होंने एक छोटा सा भी करेक्शन पिछले 1-2 महीने पहले देखा, जो नवंबर से जनवरी फेब तक चला जी। आई थिंक उसमें भी स्टॉक करेक्शन वाज स्टीप। बट अगर मैं आपको इसका थोड़ा एग्जांपल दे पाऊँ, सो अगर मैं बोलूँ 90% 80 to 90% मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैड करेक्टेड इन दैट 2008 का जो क्रैश था। एंड इट वाज सो सीवियर। सो निफ्टी वाज अराउंड 64-6500 का जो हाई बना, वहाँ से इट स्टार्टेड फॉलिंग, लोअर सर्किट भी लगता था, फिर छोटा सा मे बी बम्प ऊपर की तरफ जाता था, 4800, 3500, 2800, उसके बाद 2200। शिट। सो दैट वाज द बेस। एंड आई रिमेंबर कि मेरा अपना खुद का पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट एंड आई वाज ओवर लिवरेज्ड। So that was a big setback for me. So I lost around 22 lakhs then. So it was a big setback, So mutual fund वाला तो मैं कुछ एक expenses के लिए बेच डाला, जो portfolio था वो भी ये हो गया, and I was married also then. So it was a big setback. But I distinctly remember कि मेरे जो clients थे उनको मैं क्या बोलता था ना, this is the right time to invest.
और जिन्होंने वो इन्वेस्ट किया, एंड आई हैव गॉट वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एंड एज आई सेड चेन्नई मैंने स्टार्ट किया था, सो आई हैव गॉट मेनी क्लोज फ्रेंड्स नाउ इन चेन्नई. सो वो आज भी बोलते हैं, "हाँ, सुधीर जी आपने मुझे बताया था कि इन्वेस्ट करना." सो वहाँ से जो फिर वापस से जो रैली आई है, जो आपका लॉस था, अगर मैं इन्वेस्टेड रहता या ओवर लिवरेज नहीं करता, तो वो आज मल्टीपल टाइम्स उनका पोर्टफोलियो होगा, जो CAGR वुड हैव बीन फिनोमिनल. सो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट. इस मार्केट में एक तो मैंने डिसिप्लिन बताया, दूसरा है जो टेन्योर आप बिताते हैं इसमें, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स हुए, इतने सारे क्रैशेस हुए, बट फिर भी अगर आप CAGR वगैरह देखोगे, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 12, 13, 14% तो कहीं नहीं गया है. टाइमिंग इन द मार्केट इज इम्पोर्टेंट. द नंबर ऑफ ईयर्स यू आर गोइंग टू स्पेंड इन द मार्केट. राइट. तो ये वॉलेटिलिटी से क्या होता है, घबरा जाते हैं लोग. और जो पिटफॉल में भी अगर आप देखो, तो जो स्टॉप लॉस वगैरह जो आता है, और खास करके जब आप ओवर लीवरेज्ड हो, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज़ डाला, आपने 4 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया, बट भूले भटके अगर कुछ बैड न्यूज़ आ गया या कुछ जियो पॉलिटिकल इवेंट्स आजकल, राइट. उसमें अगर 20% अगर करेक्शन होता है, तो 4 लाख पे 20% इज 80,000. 80,000. तो आपके 1 लाख से 80,000 80,000 चले तो गए, जाते हैं. 20,000 बचे. सो दीज आर द काइंड ऑफ पिटफॉल्स वन शुड अवॉइड. ऑलराइट. तो मतलब आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और अभी तो सिर्फ 5-7 मिनट ही हुए हैं और इतनी सारी नॉलेज मिलने वाली है. तो सर आपने एक बात बोली कि कोई न्यू कमर्स जो मार्केट में आते हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं, जब हम लोग अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स देखते हैं 18 से 20-25 साल वाले हैं जो यूट्यूब पे जाके ना सर्च करते हैं हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएं, मार्केट क्या चल रहा है, ये वो. तो कुछ एक बेसिक गाइडलाइंस जो मार्केट में अभी अभी आया है. यूजुअली क्या हुआ, निफ्टी 26,000 से जो 22,000 गई, निफ्टी उतने फॉल से नहीं गिरा जितना स्मॉल कैप और मिड कैप गिरा. और जो स्टॉक स्मॉल कैप मिड कैप वाले भी नहीं है, माइक्रो कैप, वो तो पता नहीं 50, 60, 70% तक डाउन गए, लोअर सर्किट लगा रहे हैं. तो नए कमर जो मार्केट में आ रहे हैं, उन्हें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज. बिल्कुल, बट नॉट टू डिस्क्रेडिट एनीवन, the kind of efforts which influencers also have been putting, it's credit worthy. क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी तक देखते तक नहीं थे, या क्या है म्यूचुअल फंड बेसिक्स, भले ही उन्होंने कुछ सही बताया कुछ गलत बताया, बट इस तरह की जब जब दिमाग में कुछ आप जाता है किसी के, तो वो फिर एक्सप्लोर करना चालू करता है कि अरे वाह, ये तो इतना ज़्यादा इसमें रिटर्न आ सकता है. सो दिक्कत कहाँ पे आती है, जब मैं ब्लाइंडली किसी को फॉलो करता हूँ. इसका जब कोई इन्फ्लुएंसर मिसयूज़ करता है, मिस सेलिंग जिसको बोलते हैं, बिना किसी रिसर्च के, गलती इन्वेस्टर की भी है. अगर मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बिना सोचे समझे मैं कूद गया, किसी ने बोला कि ये खरीद लो, यहाँ से 5 गुना हो जाएगा, और मैं उसमें चला गया. तो ये बहुत बेसिक स्टफ है. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट कायदे से अगर मैं कुछ रिसर्च करूँ, और पीटर लिंच की एक बुक है, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, या सो वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट. अगर आप उसको भी आप पढ़ोगे, सो बेसिक सिंपल स्टफ ही दिया हुआ है कि आप कायदे से, आप पहला तो चाहिए कि आप ध्यान रखो कि आप उस इंडस्ट्री या स्टॉक में इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आप जानते हो कुछ, यू हैव गॉट सम बेसिक नॉलेज. अगर मुझे AI के बारे में पता नहीं है और मैं उसमें जाके डुबकी लगा रहा हूँ और उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा पैसा उसमें डाल दिया, हो सकता है वो मल्टी बैगर निकले, हो सकता है वो जीरो भी हो जाए. जैसे अभी डीप सीक की न्यूज़ आई थी चाइना की तरफ Yes. से, और सारे AI के स्टॉक्स 30-40% तक डाउन गए, राइट. करेक्ट. अभी क्रिप्टो करेंसी रिटर्न्स अच्छा दे रहा है, बट एट द सेम टाइम उसमें भी बहुत स्टीप करेक्शन आया था. स्टीप करेक्शन, वोलेटिलिटी. तो अगर मुझे कायदे से पता नहीं है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा. ओके. सो पहला चीज़ ये कि जिस भी चीज़ में मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ एक होमवर्क तो करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा अल्टीमेटली, लोग काम क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए, और वो पैसा कमा करके मैं उसको ऐसे ही उड़ा दूँ, उसके लिए थोड़ा तो एफर्ट डालना चाहिए, राइट. और मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड. दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट. बहुत सिंपल, कोई समझते नहीं, सोचते कि मैं ज़्यादा कमाऊँगा, बट उतनी अगर मैं उड़ा रहा हूँ तो देयर इज़ हार्डली एनीथिंग. और तो पहला चीज़ तो यही है कि मेरे को उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. मैं जब नॉलेज ले लेता हूँ, उसके बाद अगेन मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन. अब देयर कैन बी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, एक बार में डाल दूँ पैसा या थोड़ा स्टैगर्ड वे में डालूँ. बट मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, जो खास करके न्यू जो इन्वेस्टर्स है, जो फर्स्ट टाइम है, तो आप इतना ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक ना हो,
आप ETFs में डालें, आप इंडेक्स की जो बेंचमार्क है उसको जो रेप्लिका है आप उसमें डालें, म्यूचुअल फंड्स के आप करें, क्योंकि और इन द स्टार्टिंग फेज अब जैसे जैसे आपका अपना जर्नी बढ़ता जाता है, आप उसमें आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस आना चालू होता है। फिर आप रिलेट कर पाते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक इस तरह का इवेंट रहा था, ट्रम्प साहब ने ऐसा कुछ बोला जिसका इम्पैक्ट इस तरह से हुआ, जिसका कुछ एक सेक्टर्स पे इस तरह का इम्पैक्ट हुआ। राइट। सो मे बी इन द लॉन्ग रन, बट मैं हो सकता है रॉन्ग एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रम्प साहब आज बोलते कल कुछ हैं करते कुछ हैं, बट कायदे से अगर मैं ओवरऑल जियोपॉलिटिकल एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लूँ, मैक्रो इकोनॉमिक रीडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग अगर मेरे को आता है, और आपने शुरुआत में पूछा था फंडामेंटल टेक्निकल, सभी का एटलीस्ट आई शुड नॉट बी अ चैम्पियन बट आई शुड बी अवेयर हाउ टू यूज इट, राइट। फंडामेंटल तो चलिए बेसिक्स जो वैल्यूएशन वगैरह का है कुछ अंडर वैल्यूड है, अगेन बेसिस योर रीडिंग, बेसिस योर एपिटाइट। अगर आप ये नहीं भी आता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगेन कमिंग टू द बेसिक, अगर आपको लगता है कि कोई इंडस्ट्री अच्छा चल रहा है, आपको लगता है कि अगर कुछ आपके इर्द गिर्द कुछ एक अच्छे से कोई कंपनी आपको ज़्यादा उसके ब्रांचेस दिख रहे हैं, या हर तरफ उसकी बिक्री बढ़ रही है, न्यूज़पेपर में आप उसके बारे में रीड कर रहे हो विद सम सब्सटेंस, ऐसा नहीं कि फ्लूक में कि होगा, जो हो रहा है, जो 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 क्वार्टरली प्रॉफिट्स वगैरह आ रहा है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको थोड़ा एनालाइज आप करोगे, सो यू विल गेट दैट आंसर। एंड इट्स अ जर्नी, पिटफॉल्स भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि देर आर सक्सेसफुल टेक्निकल एनालिस्ट्स, रिसर्चर्स, देर आर सक्सेसफुल फंडामेंटल एनालिसिस गाइज ऑल्सो, और दोनों का अगर आप कॉम्बो बना दोगे तो टेक्नो फंडा अगर मैं बोल सकता हूँ, सो इट्स ऑल्सो, क्योंकि देखिए टेक्निकल्स क्या है, आपको एक सही लेवल बताता है कि आप कब आप एंट्री कर सकते हो, बट इन द लॉन्ग रन, अगेन आई एम टेलिंग यू, इन द लॉन्ग रन अगर आपको 10 15 20 साल का आप ले रहे हो, एवरीथिंग आयरन्स आउट, राइट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। So even if you are buying a share at a higher rate today, doesn't matter. But the thing is to invest properly and systematically in a disciplined way. Right. Initially आप ज़्यादा रिस्क ना लें, at the same time अलग अलग रिस्क एपिटाइट है, जैसा मैंने बोला साइकिल चलाते हुए गिरते भी है लोग, आप गिरोगे भी, डरने की बात नहीं, इट्स अबाउट दैट रिस्क मैनेजमेंट। राइट। तो अभी जो हम लोगों ने बात करी कि नए लोगों को क्या करना चाहिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम जैसे अभी आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात करी कि भाई हम म्यूचुअल फंड्स पे बनाते हैं, गोल्ड पर बनाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, ये वो, एक साइड तो कॉइन की ये हो गई, क्या करना है क्या करना है क्या करना है, बट क्या नहीं करना है। मार्केट में आप नए नए आए हो तो क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, उस पर थोड़ा सा एक एम्फसाइज। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस। ये आपने बहुत अगेन बहुत सबसे जो सिंपलेस्ट चीज़ होता है ना, उसका आंसर भी बहुत सिंपल होता है, बट उसका एग्जीक्यूशन उतना ही टफ होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो अगेन कंट्रोल करना, इमोशन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। एट द सेम टाइम क्या नहीं करना चाहिए, एक एग्जांपल जो मैंने दिया था, ओवर लीवरेज। मेरे पास 100 रुपये है, मैं 400 रुपये का खरीद लिया, बट मेरे पास वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है कि अगर वो कल को करेक्शन हो गया तो मैं उसको होल्ड कर पाऊँ। दूसरा, उसके जिस भी एसेट क्लास में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका रिस्क क्या क्या है। अगर मैं कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, या इवन मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जो MTF की बात मैं कर रहा था, ऑल दीज आर रिस्की प्रोडक्ट्स, राइट। बोलने को तो लगता है कि 1 रुपये का चीज़ 500 रुपये हो गया, इतने टाइम से रिटर्न बन सकते हैं, पर एट द सेम टाइम आप 100 रुपये लगाते हो, जीरो भी हो सकता है। एग्जैक्टली। सो वो रिस्क समझना, और अगर मैंने 100 रुपये लगाया है तो पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा मैं कितने तक की हिट ले सकता हूँ, और मार्केट में क्या है जो सस्टेन कर पाता है ओवर द लॉन्ग टर्म वही पैसा बनाता है। अगर मैंने 100 रुपये लगाया और 100 के 100 रुपये पूरे रिस्क में डाल दिए और खुदा ना खास्ते वो मेरे अगेंस्ट चला गया, तो वो मैं तो गया, सो आई एम वाइप्ड आउट। सो ये सबसे पहला चीज़ है दैट आपका रिस्क शुड बी डिफाइंड। इट कैन बी 10%, 20%। आइडियली मैं तो बोलूँगा कि आप अगर बिगिनर हो तो डोंट डेल्व इनटू सच रिस्की प्रोडक्ट्स। आप पहले इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करिए, डिसिप्लिन्ड वे में चालू करिए, हैव अ डिसेंट कॉर्पस। जब आप वो डिसेंट कॉर्पस में पहुँचते हैं, इट कैन बी 5 lakhs फॉर यू, 2 lakhs फॉर यू, 10 lakhs फॉर यू, मे बी मोर, बट उसके बाद देन यू डिफाइन कि नाउ ओके आई हैव गॉट सम फाइनेंशियल पावर, राइट, and I can allocate maybe 10% towards risky assets. Let me also learn. तो क्या नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली बिना लर्निंग के हाथ जला देना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओवर लीवरेज डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। तीसरा, किसी के बोलने पे आप सुनो सबकी, करो खुद की, एंड दैट टू विथ प्रॉपर क्लैरिटी। आपको अगर नॉलेज नहीं है
please don't get into it till the time you have got sufficient knowledge. और अभी चैट जीपीटी वगैरह हुआ या सी बहुत फटाफट आंसर मिल जाते हैं, डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स के भी सोल्यूशन मिल जाते हैं. एवरीथिंग इज़ फाइन बट ट्रीट इट एज योर असिस्टेंट ओनली, क्योंकि वो जो स्टफ जो आपका रिस्क एपिटाइट के हिसाब से और जो एक्शन आप लेते हो ये आप ले रहे हो. वो तो जनरल आंसर दे रहा है चैट जीपीटी. यस, तो आप खुद को असेस करिए एंड इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि इनिशियली जैसा सेटबैक मैं भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं था. 22 lakhs फॉर मी, देन इट वाज अ बिग सेटबैक. मेरा entire almost capital got wiped out and I was recently married. So all these are challenges which a trader faces. तो मैं trader से investor बना because anyways मेरा profile change हो गया. I was not so not to demean any trader. I have seen successful traders as well. But again, discipline, risk management and discipline. Done. अब जैसा आपने नए लोगों की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि भाई आपने इंडिया बुल्स के साथ 2004 में स्टार्ट किया, फिर 2005, फिर 2008 भी देखा. 5 पैसा के साथ आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और 5 पैसा ने मतलब आपको क्या क्या सिखाया? मतलब जैसे अब आप हेड ऑफ रेवेन्यू बन गए हैं, तो ये जर्नी कैसी चल रही है एंड व्हाट डू लुक फॉरवर्ड? ओह यस, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस. तो मैं थोड़ा सा और इसमें कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. सो पोस्ट इंडिया बुल्स, तो मैं क्लोज टू 4 years था इंडिया बुल्स के साथ. एंड उसके बाद फिर मैं ज्वाइन किया ICICI सिक्योरिटीज़. आई वाज देयर फॉर गुड 13 years. और उसमें मैं डीलिंग डेस्क हैंडल करता था. उसके बाद डिजिटल वर्टिकल सेटअप हुआ था, सो मैं उसमें भी एक कोर मेंबर में मैं वहाँ पे पार्ट बना था. सो आई गॉट एक्सपोज टू हाउ दिस डिजिटल, और खास करके उस वक्त फिनटेक बूम चल रहा था 2019 ऑनवर्ड्स. 19 और कोविड ने इसको और मल्टीप्लाई कर दिया. Yes, so I've been fortunate to be a part of that, how things are changing in this, and I was exposed to that fintech ecosystem as such. So multiple जो founders, co-founders and the kind of energy which they brought in, unbelievable. और उसकी बदौलत आप अगर देखें तो एक्सपीरियंस आज इवन बैंकिंग इंडस्ट्री में पहले की ऐप और आज की ऐप में ज़मीन आसमान का अंतर है. द कन्वीनियंस, इवन द ट्रेडिंग ऐप. तो ये देयर हैज़ बीन अ सीसॉ शिफ्ट इन द इंटायर इन्वेस्टिंग बिहेवियर एंड द एक्सपीरियंस विच अ क्लाइंट इज गेटिंग नाउ. सो इफ आई टॉक अबाउट इंडिया बुल्स टाइम, या बेसिक सिंपल स्टफ था. ऑफलाइन ऑनलाइन डीलिंग चलता था, फ़ोन किया या खुद से बेसिक सिंपल स्टफ. राइट. अभी क्या है, थिंग्स हैव चेंज सो मच कि आपके हाथ में जो ऐप है, इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग इट, यू आर जस्ट आप 5 मिनट के अंदर दूसरी जगह आप अकाउंट खोल देते हो. Right, so this is the kind of change. Right. So experience, user experience. So ये एक core change हो गया है. And obviously, it's all the data points, चाहे आप research करना चाहो, trading करना चाहो, everything is at your fingertips. So तो इसका exposure, so I have had a diverse set of exposure. So direct interaction with clients, जो self traders हैं, वो कैसे trade करते हैं. So I have got some exposure, so I can give you my context. और 5 पैसा में ज्वाइन करने का क्या रीज़न था? Now 5 पैसा अगर आप देखें, so 2016 में it got demerged from IFL. Promoter remains the same and Fairfax Holdings की भी इसमें है. 2017 it got listed, right? And it's a fintech company per se. So from the outside मेरे को लगा there is something which, एक तो मेरे को भी ये challenging लगा कि I should be contributing in the growth of this fintech company. Right. दूसरा, ये fintech का exposure मेरे को पुराना experience लेके can I do something, और इसमें मेरा experience एक नया challenge, और ये growth कैसे होता है. I want to be a part of that success story as well. Right. तो ये चीज़ है. And happy to say that अभी 5 पैसा का entire team जो है, so we are clearly focused on making it as the best platform for traders, not to say not for investors, but primarily it should be the go-to platform for any F&O trader, any algo trader, any partner who wishes to be associated with a player which is stable, with lowest latency and speed of execution, and at a very competitive pricing. So we want to be that preferred partner of beat of a client or a partner. और उसके लिए हम लोग पूरा entire team, entire management, so we are dedicated, we are putting our best efforts. So we want to just let you know that you should give it a try. Why don't you use 5 पैसा as a platform? And all years कि how do we improve, जब मैं experience की बात कर रहा था, ये experience को और अच्छा कैसे किया जाए. So idea is कि to get relevant feedback and to work upon that ASAP. So idea is that.
So this is the small journey, but yeah, I joined 5 Paisa in February of 2024. So it's going to be about 1.5 years for me now. होप सो। हम लोग यूजुअली मतलब टॉप 3 टॉप 2 और होपफुली टॉप मोस्ट ब्रोकर में भी देखें 5 पैसा वगैरह को। सो कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट, अब आपने ये बताया कि नए लोगों को क्या करना चाहिए। डिसिप्लिन्ड हो गया, कॉर्पस स्टार्ट करो। दूसरी तरफ कि भाई लीवरेज वगैरह नहीं लेनी है, खुद सीखना है। भाई आपने कहीं से भी सुन लिया, बट एज यू सेड सुनो सबकी, करो अपने मन की, भाई एक बार रिसर्च वगैरह कर ली। बट इसके आगे अब एक बंदे जिसको 3-4 साल हो गए हैं, अब उसके पास एक कॉर्पस भी इकट्ठा हो गया, क्योंकि जो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं हर कैटेगरी के हैं, बिल्कुल 1-2 महीने वाले भी हैं, 1-2 साल वाले भी हैं और 4-5 साल वाले भी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो 4-5 साल में ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या ऑप्शन से, क्योंकि हम लोग देखते हैं कई लोग ना मुझसे ही पूछते हैं, सर ऑप्शन का ट्रेड दो, ऑप्शन का ट्रेड दो। क्या ऑप्शन से पैसा बनाया जा सकता है या नहीं? Again, answer is both yes and a no. नो अगेन, अगर आपकी डिसिप्लिन नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि लगता बहुत अच्छा है, बट टिल द टाइम यू हैव गॉट सफिशिएंट रिलेवेंट नॉलेज हाउ इट वर्क्स, तब तक आपको नहीं जाना चाहिए। आप कितने भी साल के आपका एक्सपीरियंस हो गया, अभी जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं, इफ़ दे आर नॉट एक्सपोज टू FNO और वो बोलेंगे मेरे को सुनने में आया उसने फ्यूचर्स ऑप्शंस करके बहुत पैसा कमा लिया और मैं भी करूँगा, और वो कुछ कर लिया उन्होंने सो हाई हाई चांसेस दैट उनका हाथ तो बंद होगा ही होगा। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम क्या ये पैसा बना सकता है? डेफिनेटली आंसर इज़ येस। अगेन हाउ? अब इसमें पहला चीज़ जैसा मैंने बोला, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन योर रिस्क, बिकॉज इट्स एन एक्सट्रीमली रिस्की प्रोडक्ट। अगर मैंने रिस्क डिफाइन कर लिया, अगर मैंने सही नॉलेज ले लिया, अगर मैं सीधा सा एक बहुत ही सिंपल जो वेल्थ मैनेजर्स इनिशियली वेरी सिंपल स्टफ लाइक कवर्ड कॉल्स, और ये पोजिशनल होता है, इट्स नॉट कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करके अगर मेरे पास कुछ पोर्टफोलियो है एंड आई फील कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है, या मेरा स्टॉक का प्राइस देयर इज़ नो इवेंट एज सच, या क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, सो मे बी 1 महीने या 2 महीने के बाद का ऊपर का कॉल ऑप्शन, अगेन इट माइट बी टेक्निकल स्लाइटली फॉर पीपल न्यूबीज, बट जो करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो लेट्स से कि मैं अभी रिलायंस का कुछ अभी जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उससे मैं 200-300 रुपये ऊपर का कॉल जो है वो राइट कर दिया, आई गेट सर्टन प्रीमियम, राइट। और अगर उसी रेंज में वो या उसके नीचे क्लोज रहता है देन आई अर्न दैट इंटायर पार्ट, राइट। इट लुक्स वेरी सिंपल, राइट। दिक्कत कहाँ पे हो सकती है? अगर कुछ ऐसा इवेंट आ गया, ऐसा कुछ मेजर कुछ फैक्ट्री में कुछ इश्यू हो गया, एंड the stock prices move in an adverse direction, so I should be having some stop loss as well, right? So again, it's about risk management, it's about getting totally deeply involved in that. अगर आप ये समझ है तब आप बना सकते हैं, and there are multiple strategies as well, right? And 5 Paisa as a platform also we provide certain strategies जो ready to use हैं with clear cut stop losses, right? And if you have got a view कि आज डायरेक्शनल अगर जाना है ऊपर, बुलिश या बेयरिश आपका जो व्यू है, या न्यूट्रल रहने वाला है, सो देयर आर रेडीमेड स्ट्रैटेजीज अवेलेबल, यू डोंट हैव टू पुट इन योर ब्रेन्स कि मेरे को कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करूँ और क्या करना है। सो विद यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट वन क्लिक ऑफ अ बटन, योर ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। सो इस तरह की सो एज अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो, सो वी आर प्रोवाइडिंग, एट द सेम टाइम एज अ कस्टमर, एज अ पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड, सो मेरे को ये सब चीज़ पिटफॉल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। And we have seen multiple times, and over the years I have seen it happen with everyone, at least multiple times, कि मार्केट जैसा मैं सोचता हूँ उसके उल्टे ही होना है। So for all those event specific dates I have to be prepared, मेरा रिस्क एकदम प्रॉपरली इंटैक्ट होना चाहिए, I should have peace of mind। अभी रिसेंटली भी हुआ था, इंडसइंड बैंक के क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे। एवरीवन ऑन द ट्विटर, ऑन सोशल मीडिया, ऑन व्हाट्सएप वुड बी लाइक कल तो ये गया, कल तो ये गया, एंड यू वोंट बिलीव नेक्स्ट डे इंडसइंड बैंक वाज इन ग्रीन। लाइक ये क्या हुआ? देन देयर इज वन गाय हु टोल्ड मी मार्केट डोंट रिएक्ट ट्वाइस ऑन अ सिंगल न्यूज। आई एम लाइक, ये इस टाइप की अगर आपको नॉलेज मिल जाए, राइट, तो यू आर अ स्टेप अहेड ऑफ दोज पीपल, लाइक ये गिरा क्यों नहीं गिरा, 10%, 15-20% क्यों नहीं गिरना चाहिए था। तो कमिंग बैक विद दिस, क्योंकि जो मैंने बात करी वो टेक्निकल से रिलेटेड थी, तो हमने ऑप्शंस का समझ लिया, हमने फंडामेंटल्स का समझ लिया, या आई शुड से डिसिप्लिन की बात कर ली, जर्नी स्टार्ट हो गई डेफिनेटली। अब जैसे पहले की बात करते हैं 2015 या 16, जैसे 5 पैसे की जब जर्नी स्टार्ट हुई, तब क्या था, इंटरनेट एरा इतना नहीं था, जियो ने सब डिस्टर्ब कर दिया। अभी सबके पास हैंडी स्क्रीनर्स हैं,
आप चार्टिंग पे जाओ, स्क्रीनर्स बना सकते हैं। इनफैक्ट 5 पैसा के पास भी स्क्रीनर्स वगैरह होंगे, जैसे आपने ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की बात करी। तो कुछ स्ट्रैटेजीज के नाम बोलिए। एक होमवर्क आप हमारे व्यूअर्स को दे चुके हैं, वो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। ये जाकर आपको खुद पढ़नी है गूगल पर या 5 पैसा के प्लेटफॉर्म वगैरह पे पढ़ सकते हैं कि भाई कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी क्या है, हाउ इट वर्क्स वगैरह। फंडामेंटल में कुछ ऐसे 4-5 पैरामीटर कि मार्केट में कम से कम 5000 स्टॉक हैं। मैं बाय कर सकता हूँ हार्डली 20-30 के आसपास, वो भी मुझे लगता है पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा है, राइट? तो क्या पैरामीटर सेट किया जाए, ये 4-5 पॉइंट्स की क्विक चेकलिस्ट कि भाई ये पॉइंट्स देख लो फंडामेंटल में, आप एक फ़िल्टर बना पाओगे अच्छे स्टॉक्स का। या तो इसमें फंडामेंटल जैसे मैंने बोला, लॉन्ग टर्म की अगर आप सोच रहे हो ना, तो बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वाज यस्टरडे एंड द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे, राइट। राइट? बट हैविंग सेड दिस, यस वी शुड बी अवेयर कि क्या हो रहा है। फंडामेंटल्स इट्स अ कॉकटेल ऑफ ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या चल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, ओवरऑल वैल्यूएशन क्या है, एक तो ओवरऑल हमारे स्टॉक मार्केट का। सो पहला चीज़, सो प्राइस अर्निंग्स रेशियो, अगर आपने सुना होगा, पीई रेशियो। सो पीई रेशियो फॉर द मार्केट, अगर आप देखें जब भी ये 24-25 के ऊपर जाता है, सो इट मीन्स कि ये काफ़ी ओवर हीटेड है। और जब अभी करेक्शन हुई थी, नवंबर से स्टार्ट हुई थी, फिर रिकलेक्ट वो 25-26 के आसपास चला गया था, राइट? सो एंड ओवर द ईयर्स इट हैज़ प्लेड आउट। और अगर वो नीचे आ जाता है 14-15-16 के रेंज में आता है, इट बिकम्स कि आपका ये इन्वेस्टमेंट का टाइम आ गया है। सो पहला तो आप ये ध्यान कर, एंड देयर विल बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक पीईज। और ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री का पी को यू शुड बी कंपेयरिंग विद समथिंग एल्स। सो एक इंडस्ट्री में यू हैव टू सो यस, सो वैल्यूएशन किसका आपको अट्रैक्टिव लग रहा है। सो विद इन दैट सेम सेक्टर, फॉर एग्जांपल अभी डिफेंस काफ़ी तेजी में है, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर मूविंग रन अप, अप। राइट? अब वो कब तक रन अप होगा, नो वन नोज। टिल व्हाट टाइम द मोमेंटम इज गोइंग टू कंटिन्यू, नो वन नोज। राइट। इज इट ओवर स्ट्रेच्ड? मे बी, आई ऑल्सो डोंट नो, नो वन नोज। राइट। क्योंकि वो इनसाइट आ जाता तब तो कोई बात ही नहीं थी। बट यू हैव टेक अ बेट विच इज़ ओवरऑल, आप सब कुछ आपकी समझ, और ये तभी आएगी जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, वंस यू हैव दैट नॉलेज। अभी डिफेंस हो सकता है, and again I am not a RA, so take it as just my personal this thing, it's nothing तो आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी इंडस्ट्री का स्पेसिफिक अगर पीई रेंज चलता है 25 से 30 में एग्जांपल के लिए, और उसमें कुछ एक स्टॉक है जो वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कंसिडर 80-90-100 उसके ऊपर चला गया है, इट्स नॉट कि आप ये कंसिस्टेंटली आप ये मेंटेन नहीं हो सकता है, राइट? या तो डेफिनेटली यू शुड गेट इनटू इट, क्या वो जेन्युइनली वो प्रीमियम जो कमांड कर रहा है, इज इट वर्थ इट? क्योंकि मैं स्पेसिफिक अगर उस इंडस्ट्री की बात करूँ, बाकी सारे स्टॉक्स भी हैं, क्या वो इतना ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं कि उनका पी इतना नीचे होना चाहिए? सो ऑल दोस थिंग्स, सो फंडामेंटल्स बेसिकली यू शुड बी क्लियर कि ये वैल्यूएशन जो है इसका ओवर स्ट्रेच्ड ना हो, इट शुड बी रीजनेबल। अगर आपको अंडर वैल्यूड मिल गए, नथिंग लाइक इट। एंड दिस इज़ वॉट अपना जो मैंने बुक बताया था, वन अप इन ऑन वॉल स्ट्रीट। सो ये जो आप जब रीड करते हो इस तरह की बुक्स, तो आपको वो इंसाइट्स मिलता है कि वैल्यूएशन किस तरीके से मेरे को करना चाहिए कंपनी का, राइट। और किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता ही ना हो, उससे दूर रहूँ। और ख़ास करके अगर मुझे पता है कि मैं स्टील इंडस्ट्री में, मेरे पेरेंट्स हैं, कुछ एक न्यूज़ मिलता रहता है, आपको लगता होगा यार ये दुनिया को पता है, बट ऐसा होता नहीं है। सो दीज आर क्रूशियल इनसाइट्स विच वाइल डिस्कसिंग विथ योर पेरेंट्स, विथ योर रिलेटिव्स, आपको वो मिलता है, एंड विच इज़ वेरी क्रूशियल। सो इससे आपका एक थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आना चालू होता है, एंड देन बेसिस दैट यू कैन टेक अ बेट। वो प्ले आउट होगा यानी मल्टीपल अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर इम्पैक्टिंग इट, बट अल्टीमेटली यू हैव टेक अ कॉन्शियस कॉल, नोइंग दैट मैंने ये सोच समझ के किया था, और लेट इट प्ले आउट, स्टे फॉर द लॉन्ग रन। 5, 7, 10 years down the line. यस, राइट। सो ये स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, बट Right. अगेन मैं इंडेक्स की बात करूँ ओवर द ईयर्स, वो तो तो ये नो ब्रेनर है। नॉन स्टॉप है। देयर विल बी करेक्शन, स्टीप Right. करेक्शंस एट द सेम टाइम, बट आप और उसमें भी SIP एंड लमसम की भी कॉन्सेप्ट की भी मैं बात करता हूँ। राइट। और पर्सनली मेरे लिए काफ़ी अच्छा प्ले आउट हुआ है। होता क्या है कि आप SIP तो आप करते ही रहते हो, बट कंटिन्यूस अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपकी SIP में उतना रिटर्न नहीं आएगा जितना आपने लमसम इनिशियली कर दिया रहता, राइट? सो मैं एक पार्ट हमेशा RD में, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट भी करता हूँ, डेट पार्ट में भी करता हूँ, एंड इट कम्स, द एक्सपीरियंस कम्स ओवर द ईयर्स, राइट? और ये जर्नी है, वही मैं बता रहा हूँ, सबको अपना अपना समझना पड़ेगा, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सो एक पार्ट जो मैं FD में कर रहा हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट में जा रहा है, अभी जैसे करेक्शन हुआ,
मैं बहुत ही क्लियर था कि 10% अगर निफ्टी इंडेक्स करेक्शन होगा, वो मेरे को लग रहा था ओवर वैल्यूड है। मैं जहाँ पे बेचा वहाँ से ऊपर भी गया था, और मेरे को लगा यार गलती कर दिया क्या बेच के, बट ऐसा होता नहीं है। इवेंचुअली इट स्टार्टेड कमिंग डाउन। मैंने सोचा था कि मैं जो लिक्विडेट किया और जो मैंने एफडी कर दिया, उसको मैं एक पार्ट जब 10% करेक्शन होगा तब डालूंगा, 15 आएगा तब डालूंगा, 20 करेक्शन होगा तब डालूंगा। अब इसमें दो चीज़ है। अच्छा चीज़ ये था कि मैंने ये सोचा था, बुरा चीज़ ये हुआ कि जब ये करेक्शन हुआ और स्टॉक्स में मैं थोड़ा, मेरे को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा, तो मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। जब मार्केट करेक्शन हुआ 10%, स्टॉक्स करेक्शन हो गया 30%, मैं राइट। वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। ओह, आई शुड हैव वेटेड मोर, क्योंकि मेरा जो ओवरऑल थॉट था कि आई शुड हैव वेटेड, स्टैगर्ड वे में डालना चाहिए था। मैंने एक बार में डाल दिया और वो स्टॉक का करेक्शन 50%, 50 हो गया, 50 भी हो गया। बट आई गुड पार्ट इज कि अगेन द स्टॉक्स आर बैक, रिकवर्ड। बट हो सकता है मेरा रिटर्न और अच्छा हो सकता था। बट ऑल दीज थिंग्स इट मैटर्स। तो मे बी एक सर्टन पार्ट आप फिक्स्ड की तरफ भी डालते रहें, और जैसे ही मौका मिलता है, क्योंकि ये मार्केट देखिए करेक्शन तो होना ही है, रिकवरी भी होना ही है। तो जब ये करेक्शन होता है एंड यू कांट बाई एट द बॉटम, बट द मोमेंट यू सी कि 10% रिटर्न अगर मेरे को ऐसे ही बैठे एक मार्केट जिस लेवल पे था 10% करेक्शन हो गया, तो मैं एफडी को मेरे को 6-7% ही तो मिलने वाला है, पोस्ट टैक्स इट्स इवन वेरी लेस। तो मैं वहाँ से फिर कट करके मैं वापस से इन्वेस्ट कर देता हूँ। और फिर अगेन इट ऑल बॉयल्स डाउन टू योर एसेट एलोकेशन, कि कितना होना चाहिए इक्विटी में, कितना डेट में, एंड जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है, सो थोड़ा रिस्की एसेट में आप कम कर सकते कम हो। कर देते हैं। सो ऑल दोस थिंग्स विल, ये बहुत ज़्यादा ज्ञान का सेशन हो जाएगा। उसके लिए आई थिंक हमारे दर्शकों को वो, क्योंकि अपना जर्नी जब स्टार्ट करेंगे ना, एंड एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट जर्नी। राइट। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स जो बहुत ट्रेड करके बहुत सक्सेसफुल भी हैं, एंड आई हैव सीन जो प्रॉपरली आज तक उन्होंने कभी बेचा नहीं कुछ शेयर, ओह, एंड दे आर मल्टीपल लेग्स ऑफ माई पोर्टफोलियो नाउ, क्योंकि दे हैव स्टेड इन्वेस्टेड। राइट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ, and I'll give you the example of my father who was working with SAIL. He retired, तो उनका ऐसा साइजेबल कॉर्पस कुछ रहा नहीं था, वंस पोस्ट इज रिटायरमेंट। बट देन आई मेट अ सिमिलर प्रोफाइल गाय इन कोलकाता व्हेन आई वाज विद ICICI। वहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट 2016-17। so that person was having a portfolio of 16 crores then, and a very decent size 2600 square feet, in a very posh locality, and very simple guy. So he was having that much portfolio. I was wondering ये कैसे हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला मैं तो बहुत पहले से ही वो 5,000 10,000 जो भी रहता था मैं इन्वेस्ट करते छोड़ता गया, मैं कभी बेचता नहीं हूँ। राइट। तो और बहुत उन्होंने दिखाया बहुत सारा फिजिकल सर्टिफिकेट, ये तो पूरे जंक हो गए, ये हो गए, ओह बाप रे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट हिज पोर्टफोलियो बिकेम दैट मच। So this is a kind of तो ultimately it's about spending time. So this clearly proves कि आप just simple common sense से भी आप पैसा बना सकते हो, बट इट And- इज यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। stay invested. राइट। अभी आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी, आपने बोला एफडी में डालो, एफडी हो गया या आरडी मान लेते हैं, लमसम म्यूचुअल फंड्स में हो गया या एसआईपी की फॉर्म हो गया, इक्विटी हो गया, ऑप्शंस भी हो गया, ठीक है। बट क्वेश्चन इज आजकल ना एक नया ट्रेंड और आया है और लास्ट 2-3 साल में मैं बहुत देख रहा हूँ, वो है गोल्ड का। कि लोग क्या कर रहे हैं, इक्विटी में डाल रहे हैं, सेम टाइम पे म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, एज एन ETF हो गया या 20 हो गया, और पैरेलली गोल्ड में भी डाल रहे हैं। क्योंकि भाई आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो पहले क्या होता था हम लोग फिजिकल गोल्ड लाते थे और ये वो, अब आजकल डिजिटल गोल्ड आ गया, आप 10-10 20-20 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट कि भाई क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इज इट, और अगर क्या करना है तो फिजिकल या डिजिटल? ओके, इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक छेड़ा है। और गोल्ड क्या है ना, इट्स वेरी क्लोज टू हार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियंस। राइट। आप बोलो या ना बोलो, ये सदियों से चला आया है और Right. चलता रहेगा। चलेगा। सो ज्वेलरी परचेज होगा ही होगा। राइट। तो फिजिकल गोल्ड में आप कुछ भी कर लो, वो इन्वेस्टमेंट चलता ही रहेगा, राइट। क्योंकि इट्स डीप रूटेड। एंड गोल्ड एज एन एसेट क्लास अगर बात करो, सो ये क्या, इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर हेज। आपने देखा अभी इतना अनसर्टन जब इन्वायरमेंट हुआ ग्लोबल लेवल पे, सो गोल्ड वाज द ओनली एसेट आई मीन विच केप्ट ऑन राइजिंग। राइट। अब क्रूड भी करेक्शन हो गया, सब कुछ सो कम्युनिटी पूरा मैक्सिमम काफ़ी करेक्शन आया, बट गोल्ड के आप देखो, सो इट वेंट अप फ्रॉम 70,000 टू अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000। अभी अराउंड 95-96,000 चल रहा है। सो ओवर द ईयर्स अगर आप देखें, सो गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, और वेरी इंटरेस्टिंग, आप एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेना, फ्रॉम 2010 टू 2025 बिफोर दिस अपना मार्केट जब राइज हुआ है, सो गोल्ड एज एन एसेट क्लास इट आउट परफॉर्म्ड इक्विटी एज सच। ओह। So this is again a dip, क्योंकि the kind of returns that gold gave, phenomenal. So obviously market uncertainties and all, it played a big part. But having said this, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल अगर देखें, so gold as an asset class return wise भी it has given a decent return.
एंड इट एक्ट्स एज अ कंप्लीट प्रॉपर हेज अगेंस्ट एनी मार्केट का करेक्शन, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट. तो देयर शुड बी सम एलोकेशन फॉर श्योर. एंड अभी तो अगर आप देखो तो जैसे आपने बताया 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, स्मॉल स्मॉल बिट्स एंड पीसेस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. सो लेट द ज्वेलरी पार्ट भी टेकन केयर ऑफ बाई जो हाउस होल्ड में अगर वो लेडीज हैं जो भी परचेज करना है. बट इन्वेस्टमेंट पर से येस डेफिनेटली यू शुड बी इन्वेस्टेड. मे बी परसेंटेज एलोकेशन ऑब्वियसली आप चेक करें कितना है. But ideally, and I keep it for myself, 10 to 15% I keep in gold and overall digital gold. portfolio. So gold ETFs I invest in. Okay, perfect. So, yeah. कमिंग बैक, अब आपने बुक्स की भी बात करी थी. अब क्योंकि मैंने जब जर्नी स्टार्ट करी थी तो उस टाइम फिजिकल बुक्स बहुत चलते थे, फिर किंडल आ गया, डिजिटल, अब तो मोबाइल पे कुछ भी बुक खोलो 5 मिनट में आपके हाथ में होती है. सो कमिंग बैक, आज के ज़माने में वीडियोस चलते हैं, इनफैक्ट हम खुद ही पॉडकास्ट एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? तो बुक्स ओवर पॉडकास्ट, व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी? कि मतलब पहले पॉडकास्ट देखें या वीडियोस फॉर्म में देखें, या बुक्स आज भी काम करती हैं? हाँ, ये आपने ऐसा क्वेश्चन किया है जो दोनों बोथ आर क्लोज टू माई हार्ट एंड बोथ हैव देयर ओन चार्म. बट अगर मैं चूज़ करना चाहूँ एंड आई हैव दैट टाइम, सो नथिंग कैन बीट बुक्स. ओके. And once you are into that the world of book reading, the kind of experience, क्योंकि क्या है, एक जो राइटर है आप उसका थॉट प्रोसेस, उसका जो ओवर द इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो एक अलग दुनिया में आप चले जाते हो. पॉडकास्ट उसी को श्रिंक करके मे बी इन हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, 1 आवर में आप वो क्रक्स देता है. बट वो बुक में आप उसके पूरे इमोशंस के साथ आप रिलेट कर सकते हो. सो प्रोवाइडेड यू हैव टाइम, यू शुड स्पेंड टाइम विद बुक्स. If you do not have time, podcasts act as a great tool, क्योंकि वो जो बात बंदा बता रहा है, that also is coming from over the years of experience, right? So both are equally good. I find books more preferable. अगर टाइम रहता है मेरे को तो मैं डेफिनेटली बुक्स पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ. एंड और जो मैं बताता हूँ, ये जो जर्नी है, जो इन्वेस्टर की जर्नी है या ट्रेडर की जर्नी है, इसमें होता क्या है ना, एवरीवन फर्स्ट बर्न देयर हैंड्स, उसके बाद फिर वो सोचते हैं अब मैं कुछ करूँ. क्या हुआ, मेरे साथ झटका लगा, अब कुछ करना चाहिए, देन दे गो टू बुक्स एंड ऑल. बट आई थिंक आइडियली वन शुड स्टार्ट, इट्स अ गुड हैबिट टू हैव. और ख़ास करके अगर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना है तो डेफिनेटली वन शुड स्टार्ट, आप तैयारी करके अगर मैदान में, जंगे मैदान में कूदो तो ज़्यादा बेटर रहता है. और इसमें मैं कुछ एक बुक्स रिकमेंड करना चाहूँगा, बिकॉज आई फाउंड ग्रेट रेलिवेंस एंड मैं काफ़ी इम्पैक्ट हुआ एंड इट हेल्प मी अ लॉट. राइट. अभी क्योंकि जैसा मैंने बताया, आई वाज आल्सो वेरी सॉर्ट ऑफ ओवर लिवरेज करता था, ट्रेडिंग माइंडसेट वाला मेरा थोड़ा था, सो इन सब को कैसे कंट्रोल करना. सो दैट इज़ वन थिंग विच, सो साइकोलॉजी ऑफ मनी करके एक बुक है बाय मॉर्गन हाउसेल. So it's not only about कि आप कैसे कंट्रोल करते हो इमोशंस, बट देर आर मल्टीपल, आई थिंक 21 चैप्टर्स हैं उसमें, एंड ऑल आर गिविंग रेलिवेंट एग्जाम्पल्स एंड वेरी इजी एंड रिलेटेबल. सो इट विल गिव यू अ न्यू कॉन्टेक्स्ट. उसमें एक दो चीज़ मैं बताता हूँ आपको एंड यू विल अप्रिशिएट दैट. कि एक इफ़ आई रिकलेक्ट प्रॉपरली, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ बंदा, हेज फंड मैनेजर, वेरी वेल टू डू, वेरी वेल एडुकेटेड. When he retired, he was bankrupt. Yes. And a pastor in a church. ये बहुत ही simple ये था. And post his retirement, and when he died, he left a will, and it was in millions of dollars. So again, very little education or hardly any education. वो बंदा, he retired, and when he left, so he left so much of wealth. और एक बंदा, so education, it's relevant. At the same time, if you do not manage it properly, risk वगैरह, but consistently spending time in market, so all those things, so it will give you a new context. So it will open up your eyes. आपको लगता है कि मैं तो तोप हूँ, मैं तो टेक्निकल एनालिस्ट बन गया, मैं तो ये कोर्स कर लिया, but is it really that relevant? It is relevant, but at the same time you have to stick to the basics as well. So ये एक new perspective आपको देता है. And a couple of other books also I would like to mention, जो एक हमने बात की थी, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट. सो इट विल टेल यू कि कैसे वैल्यूएशन, किस इंडस्ट्रीज़ में या किस स्टॉक पे मेरे को बेट लेना चाहिए, व्हेन व्हाट ऑल फैक्टर्स शुड बी कंसिडर. कुछ एक फार्मूलाज वगैरह भी दिए हैं विच वन कैन यूज़. सो इट विल हेल्प यू इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी.
और आप जैसे-जैसे इसको प्रैक्टिस करते जाओगे और आपका अपना स्किल भी बढ़ता जाएगा। आपके अपने एक्सपीरियंसेस और जो ओवरऑल मार्केट जैसे चल रहा है, उससे आप रिलेट कर पाओगे। देन यू विल स्टार्ट एप्रिशिएटिंग इट। सो ये 2 बुक तो एकदम राइट ऑन टॉप ऑफ फॉर फंडामेंटल्स एंड नॉर्मल साइकोलॉजी को हेल्प करने के लिए हैं। एंड फॉर टेक्निकल्स ऑल्सो, सो देयर आर कपल ऑफ बुक्स। कुछ एक और बुक्स हैं जो स्पेसिफिकली टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं उनके लिए रेलिवेंट है। सो वन इज ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। अगेन you will gain lots of insights कि कैसे मेरे को बेसिकली डिसिप्लिन कैसे लाऊं, साइकोलॉजी को कैसे हाउ डू आई फाइन ट्यून। और दूसरी बुक है टेक्निकल एनालिसिस इन द फाइनेंशियल मार्केट्स बाय जॉन जे मर्फी। सो इसमें आपको वेरियस चार्ट पैटर्न्स के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। सो टू बिगिन योर टेक्निकल एनालिसिस जर्नी, आई थिंक यू शुड गो थ्रू इट। इट विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी मज़ा आया होगा। काफ़ी सारे डाउट्स जो थे इनसाइट्स वाले, क्योंकि मैं जो पर्सपेक्टिव रखता था कि भाई एफडी या आरडी में मत डालो, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा, बट ऑन द अदर हैंड कि हाँ भाई कुछ लिक्विडिटी फंड्स में होना चाहिए, इमरजेंसी पर्पस वगैरह हो गया, या फिर अगर आपके पास जैसे आपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज़ करा, बट डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट एज अ सर ने कहा डिसिप्लिन, डाइवर्सिफिकेशन। बाकी अगर किसी को भी एफएनओ में ट्रेड करना है, do not jump directly, and once again thank you so much sir, and yes, do explore the 5 paisa platform as well, right? Thank you so much sir. Thank you so much, Vibhor, for taking time out and spending some time with me. And I hope हमारे दर्शकों को कुछ मैं अच्छी बातें बता सका। और इन्वेस्टमेंट जर्नी एक ऐसा जर्नी है जिसमें आप डिसिप्लिन अगर करते हैं, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, द रिटर्न्स आर फिनोमिनल। सो ऑल द बेस्ट इन योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। इसी टाइप के और भी बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं सर के साथ एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूं, तो डेफिनेटली आपको ये पॉडकास्ट बाकी लोगों के साथ अपने ट्रेडर कम्युनिटी में शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।